हेलो बच्चों, स्टूडेंट प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश यादव स्टूडेंट प्लस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये बताया था कि क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पढ़ेंगे। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था कि रिफ्लेक्शन को अलग पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे, और सेकंड हम लोगों ने क्या बताया था, हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के रे डायग्राम करेंगे, रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे तो इंपॉर्टेंस तो दोनों का है, जैसे रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इन दोनों में कई चीजें कॉमन भी हैं। कई चीजें कॉमन होने का मतलब कई डेफिनेशंस ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हम ये रिफ्लेक्शन में पहले ही पढ़ रखा है। सेम डेफिनेशंस आएंगे, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा खासा रिलेट कर पाएंगे। तो मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो रिफ्लेक्शन के फोल्डर में हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप रिफ्लेक्शन की वीडियोस देखिए। उसमें हमने 5 वीडियो में 5 छोटी छोटी वीडियोस में आपका रिफ्लेक्शन पूरा खत्म कर रखा है और बहुत अच्छे से। मतलब आप अगर वो वीडियोस देख के आएंगे तो हमसे बहुत बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग अगर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस किस पे रहेगा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक हम लोग आज खत्म कर लेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट हमारा बच रहा है इसको हम 2 या 3 वीडियोस में खत्म कर देते ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना हो जाए। तो हम लोग अगर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में तो जान चुके हैं, हम लोग आज क्या जानेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब मेन तो यही लिखा हुआ है कि क्या हो जाएगी, ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी, भटक जाएगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तब ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। डेविएशन का ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं हमारा यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर मीडियम क्या है, एयर, और नीचे मीडियम क्या है, ग्लास। अगर हमने ऊपर मीडियम एयर ले रखा है, एयर मतलब हवा और ग्लास मतलब कांच, ये आप सबको पता होगा। यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रे अगर एंटर करती है, लाइट रे एंटर करने मतलब आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, तो इसको स्ट्रेट पाथ फॉलो करके सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट रे क्या होता है कि अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगी। भटकने की यही जो प्रक्रिया है, डेविएट होने का यही जो फिनोमेना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि लाइट रे अगर किसी मीडियम या फिर किसी सरफेस पे फॉल होती है, 3 ही फिनोमेना पॉसिबल है। पहला फिनोमेना क्या होगा कि लाइट रे अगर ये शाइनी सरफेस तो बाउंस बैक होकर अपने मीडियम वापस लौट जाएगी। दूसरा फिनोमेना क्या होता है, अगर मान लीजिए एब्जॉर्वर है, ये एब्जॉर्व कर ले रहा है तो लाइट रे आएगी, इसके अंदर एब्जॉर्व हो जाएगी। तीसरा फिनोमेना क्या होता है, अगर मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है या फिर नीचे का मीडियम दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है, तब लाइट रे क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तभी भटकेगी। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। अगर ट्रेवल कर रही है उसके बाद ये क्या हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा भटक जाएगी, और यही डेविएशन फिनोमेना क्या हो जाएगा, लाइट रेस का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। एक छोटी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है, छोटी डेफिनेशन में लोग क्या लिखा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता देंगे, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमने ये देखा कि लाइट रे क्या होता है, हमने डेफिनेशन में टर्म यूज किया था ऑप्टिकल मीडियम। अब हमको ये भी तो जानना होगा कि ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है, लाइट रे कैसे ऑप्टिकल मीडियम से ट्रेवल कर रही है, दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जा रही है। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, वो सारे मीडियम जिनके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो ये क्या लिखा है, द मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। मतलब वो सारे मीडियम जिनके थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम या फिर प्रकाशिक माध्यम। क्या कहते हैं, प्रकाश के गमन के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम। क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल मीडियम या फिर प्रकाशिक माध्यम। अच्छा, ऑप्टिकल मीडियम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ऑप्टिकल मीडियम के टाइप्स की अगर बात करें तो ऑप्टिकल मीडियम 2 टाइप के होंगे। पहला क्या होता है, रेयर मीडियम, दूसरा क्या होता है, डेंसर मीडियम। आप इनके नाम से इनकी वैल्यू या फिर डेफिनेशन के बारे में पता कर पा रहे होंगे कि रेयर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जो रेयर होगा, रेयर या फिर विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे डेफिनेशन में क्या लिखा है, द मीडियम विथ लेस डेंसिटी, मतलब ऐसा माध्यम जिसकी डेंसिटी कम है।
डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, अगर सेम वॉल्यूम में हम यहाँ पे दो सब्सटेंस ले रहे हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, अगर इस सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेसर डेंसिटी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो हम क्या बताएंगे, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। आप देख के बता सकते हैं ये क्या है, लेस डेंसिटी वाला, और ये क्या है, मोर डेंसिटी वाला। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी इसको हम क्या बोल देंगे, रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसको हम क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम। देखिए यहाँ पे डेंसर मीडियम डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, सघन माध्यम क्या होता है, द मीडियम विथ मोर डेंसिटी, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, एक और बात कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, इसका मेन कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होने का मेन कॉज केवल एक है कि लाइट रेस का अलग अलग डेंसिटी के मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है। मतलब एयर और वैक्यूम में एक वेलोसिटी, जिसको हम लोगों ने पढ़ भी रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। वाटर में एंटर करेगी कुछ और स्पीड होगी, डायमंड में एंटर करेगी कुछ और स्पीड होगी, एल्कोहल में आपका जो मैं ये कहूंगा आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे उससे कि एल्कोहल में भी लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक, तो अगर लाइट की वेलोसिटी जहां भी चेंज होगी वहां पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब लाइट बहुत तेजी से चली आ रही थी, लाइट की स्पीड बहुत तेज थी, अचानक से क्या होगा, लाइट में मीडियम चेंज हुआ और यहां पे ब्रेक लग गया, और ब्रेक लगने से क्या होगा, लाइट ऑटोमेटिक, आपको पता है कि एक्सेलरेट मतलब बहुत तेज चली आ रही थी, जैसे ही ब्रेक लगेगा कहीं ना कहीं फॉल डाउन होने लगेगी। अगर आपने चंद्रयान वाला जो मिशन चल रहा था, अभी चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 जो मिशन था, आपने अगर उसका ग्राफ देखा होगा उसमें भी यही हो रहा था कि लाइट रे हमारा जो मिशन था, हमारा चंद्रयान चला आ रहा था, जहां पे उसका कनेक्शन लॉस हुआ वो तेजी से गिरने लगा, मतलब वहां पे मीडियम क्या हो गया, झुक गया ये। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइट रेस क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं तो उनके वेलोसिटीज में चेंज आता है। और वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो जिन मीडियम की डेंसिटी कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब इसको हम कहते हैं सघन माध्यम, और इसको हम कह देंगे विरल माध्यम। अच्छा, एक नोट लिख रखा है, नोट में क्या लिखा है, ऑप्टिकली रेयरर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म्स। मतलब ये जो सघन और विरल है, या फिर जिसको हम कहते हैं रेयरर एंड डेंसर मीडियम, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब इन दोनों को साथ में कंपेयर करके ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कोई एक मीडियम दिया होगा आप देख के बता देंगे अच्छा ये रेयर मीडियम है या फिर ये डेंसर मीडियम है, ऐसा नहीं होता। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर इसका हम बेसिक एग्जांपल लें कि ग्लास का, ग्लास या फिर वाटर ले लेते हैं कि अगर एक बेसिक सा एग्जांपल है, एकदम छोटा सा एग्जांपल, ग्लास आपने वाटर सबने देख रखा होगा कि हम मान लेते हैं हमारे पास ये वाटर एक सब्सटेंस दिया हुआ है, ये वाटर है, और वाटर के अंदर की डेंसिटी ये है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या डिफाइन करें उसे, डेंसिटी। तो आप केवल वाटर देख के आप ये नहीं बताएंगे वाटर की डेंसिटी कम है या फिर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है इस पे डिपेंड करेगा। हम जैसे हम मान लेते हैं हमने एक बॉक्स में यहाँ पे सेम वॉल्यूम में यहाँ पे एयर ले रखी है, तो आपको ये पता होगा एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है तो आप मुझे बताइए डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, वाटर की। ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम, और इसके रिस्पेक्ट में एयर क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम। क्लियर। अच्छा, अभी आपने यहां पे डेंसर की तरह इसको ट्रीट किया है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम डायमंड से कर दें या फिर ग्लास से कर दें, किससे कर दें, ग्लास से, आपको ये पता होगा ग्लास की डेंसिटी और ज्यादा होती है, मतलब उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम वॉल्यूम में क्या होंगे, और ज्यादा होंगे, वाटर से भी ज्यादा होंगे। अगर वाटर से ज्यादा पार्टिकल्स है इसका मतलब इसकी डेंसिटी और ज्यादा है। तो अगर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे इस केस में ये क्या बन जाएगा, डेंसर, और ये क्या बन जाएगा, रेयर। तो आपने ये देख रखा है कि वाटर ना तो ऐसा कहीं डिफाइन तो हुआ नहीं वाटर डेंसर ही रहेगा या फिर हमारा ये वाटर रेयर ही रहेगा, ये डिपेंड करता है ऐसा कंपैरिजन किससे हो रहा है। अगर हमने एयर से कंपैरिजन किया तो क्या बन गया, डेंसर, हमने ग्लास से कंपैरिजन कर दिया, ये क्या बन गया, रेयर। तो आपने ये देखा कि हमारे जो रेयर और डेंसर टर्म्स है वो एक दूसरे पे रिलेट करता है, डिपेंड करता है किस ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उससे पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल बहुत कम है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो हम बता देंगे हमारा मीडियम क्या है, डेंसर, दूसरा वाला मीडियम क्या है, रेयर। और अगर जिस मीडियम से कंपैरिजन कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स और पास पास है, क्लोजली पैक्ड है, तो हम क्या बता देंगे हमारा मीडियम क्या है, रेयर, और दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर। तो आपको, मुझे ये लगता है कि आपको अब रेयर, डेंसर और रेयर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और हम लोग आगे चल के इसको बहुत यूज करेंगे, मीडियम डेंसर कैसे होगा, रेयर कैसे होगा। होते तो ये केमिस्ट्री के टर्म्स है, लेकिन आपको ये पता है साइंस में सब कुछ रिलेटेड होता है,
ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री अलग होगी तो केमिस्ट्री अलग ही रहेगी, बायो अलग होगी तो बायो अलग ही रहेगी, केवल हम लोग फिजिक्स पे फोकस करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी साइंस का पार्ट होता है। तो आपको फिजिक्स पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, केमिस्ट्री से रिलेट कराना पड़ता है। अभी आगे आप लोग जब आई के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन आई किस में आएगी, बायो में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कहाँ उसको, फिजिक्स में। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आंख के अंदर लेंस है, तो लेंस किस में डिफाइन किया गया, फिजिक्स में। तो सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हम किसी को बाइफरकेट करके ये नहीं कहेंगे कि बायो हम छुएंगे ही नहीं, या फिर हम फिजिक्स पढ़ रहे थे हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी साइंस को एक दूसरे से कनेक्ट करा के पढ़ना ही पड़ता है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको ये आना ही चाहिए। कभी कभी टीचर ऐसा होता है कि आपसे वाइवा पूछना आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेगा कि लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तब उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये तो हमको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये लिख रखा है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, मतलब लाइट रे कैसे मुड़ेंगी, क्या बिहेव करेंगे जब मीडियम चेंज होगा। तो सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेस क्या करेंगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब हमारा जो पहला वाला मीडियम था वो क्या रहेगा, रेयर, और दूसरा मीडियम क्या रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डेंसर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ऊपर क्या रखना है हमको, रेयर मीडियम, और नीचे क्या रखना है हमको, डेंसर मीडियम। रेयर मतलब ऊपर ले लेते हैं एयर, और नीचे ले लेते हैं वाटर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये रेयर मीडियम है, और ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। हमने क्या लिख रखा है, लाइट रेस बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट रेस क्या होती है, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर की तरफ बेंड हो जाएंगी। कैसे, हम मान लेते हैं हमारे ऊपर से लाइट रे यहां आ रही थी, किस मीडियम से आ रही थी, एयर से, यहां मीडियम चेंज हुआ, सेकंड मीडियम क्या है, डेंसर है। अगर ये डेंसर है तो इसका नॉर्मल तो यही होगा ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट रे को जाना तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन हमने क्या लिख रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। समझ में आ रहा है आपको कि लाइट रे जिस रास्ते से जाना चाहिए था उस रास्ते से ना जाके नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल की ओर आ जाएगी। कब, जब लाइट रेस क्या हो जाएंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी। इसका बहुत सिंपल सा मतलब निकल के आता है कि हमारा जो एंगल आई बन रहा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा हुआ है। और जो यहाँ पे एंगल आर बन रहा था, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे क्लियर आप देख भी पा रहे होंगे कि एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से ग्रेटर देन होती है। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू से ज्यादा होती है। क्लियर। सेकंड फिनोमेना क्या होता है, जब इसी का जस्ट उल्टा, कि जब हम क्या करें, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट रेज क्या होंगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, वहां पे भी मीडियम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारा ये पहला मीडियम था, इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं। ऊपर मीडियम क्या रहा होगा, वाटर, और नीचे मीडियम क्या कर लेते हैं, एयर। तो आप देख के बता पा रहे होंगे एयर क्या होता है, रेयर मीडियम, और वाटर क्या होता है, डेंसर मीडियम। ऑब्वियस सी बात है। इसमें हम लोगों ने क्या लिख रखा है, लाइट रेस बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब लाइट रे अभिलंब से दूर हट जाएंगे, नॉर्मल से दूर हट जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए ये लाइट रे चली आ रही थी, ठीक, ये इसका नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। हमने क्या बता रखा है, लाइट रे को इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन लाइट रे क्या करेगी, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब डेविएशन शो करेगी, डेविएशन शो करके क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये जो नॉर्मल था परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में नहीं आएगी, परपेंडिकुलर से दूर हट जाएगी। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे एंगल आई ये है और एंगल आर ये है, तो क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, या फिर हम ये कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाएगी इस केस में। ठीक, तो अभी आप लोग ये जो आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ाया गया, जब आप रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कि कैसे लाइट रे एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे बाहर आएगी तब रिफ्रैक्शन होगा। तो इंपॉर्टेंट तो है। ऊपर से कभी कभी ऐसे डायग्राम्स आते हैं जहां पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो आपको अपने दिमाग में क्लियर करके रखना है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, उसका डेविएशन कहां होगा, नॉर्मल की तरफ। और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपने मीडियम से दूर, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक, अगर आपके दिमाग में अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो छोटा सा एग्जांपल देखिए, छोटे एग्जांपल से आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। मान लीजिए लाइट रे को हम एक मतलब लाइट रे में एक हम लिविंग ऑब्जेक्ट हम मान ले रहे हैं कि हमारा लाइट रे क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप कोई लिविंग ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी ये बात करते हैं, आपको अगर मार्केट के अंदर जाना है, मान लीजिए मार्केट है, मार्केट बहुत भीड़ भाड़ है, मार्केट में एकदम भीड़ भड़ा, लोग भरे हुए हैं। अब आपके पास लाइट के पास तो एक कंपल्सरी कंडीशन भी होती है कि लाइट रे क्या करेगी, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करेगी, स्ट्रेट पाथ पे जाएगी।
तो अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे जाएगी तो यहां से ट्रेवल करने पे लाइट जैसे एंटर करेगी, भीड़ भाड़ से टकराना पड़ेगा उसको, सभी भीड़ को धीरे 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 पास करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करके जाना है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हुए जाना है। तो अगर ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने मतलब इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज करेगी, अपने मीडियम में वापस आई, अपने मीडियम में वापस आते ही क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म से अपनी स्पीड बढ़ा के, वेलोसिटी बढ़ा के ये निकल जाएगी। और मैंने क्या बता रखा है, जहां पे वेलोसिटी चेंज आया वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारी जो स्पीड, जो हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वहीं पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम समझेंगे कैसे कि मान लीजिए ये हमारा मीडियम चेंज हो रहा था, मीडियम चेंज होने मतलब ऊपर मान लीजिए डेंसर मीडियम था और नीचे मान लेते हैं ग्लास और नीचे मान लेते हैं वाटर। ये क्या है, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब आप अगर ये सोचिए कि कोई शैतान बच्चा है, लाइट शैतान बच्चा क्या हो जाएगा, ऊपर डेंसर मीडियम मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, हम ये पॉपुलैरिटी से कंपेरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग क्या हैं, ज्यादा हैं। अगर यहाँ पे लोग ज्यादा हैं और ये शैतान बच्चा यहाँ से एंटर कर रहा है, शैतान बच्चा मतलब लाइट, अगर ये यहाँ से एंटर कर रही है, एंटर करते करते क्या हो जाएगा, जितने भी शैतान बच्चा है इसको आप क्या करेंगे, जो भी रास्ते मिलेगा रास्ते में इसको रोकने, आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा, आगे नहीं जाने देंगे यार, आगे नहीं, दबाने की कोशिश करेगा, इसको दबा लो, आगे मत जाने दो, इसका रास्ता रोको। या फिर ये हो जाएगा कि इसको यार दबा के रखते हैं ना, मारते रहते हैं यार, ऐसा है ये जिससे भी मिलेगा, जिस पार्टिकल से मिलेगा सब क्या करें, उसको दबा देंगे, मारने की कोशिश करेंगे कि यार आगे ना जाने पाए। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, हमने क्या बताया, लाइट को शैतान बच्चा माना है, अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ और नीचे का मीडियम क्या है, रेयरर। रेयरर का मतलब इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसमें कमजोर लोग हैं या फिर लोग दूर दूर खड़े हैं, तो तुरंत क्या करेगा, जैसे इस मीडियम में एंटर करेगा, ये फिर से निकले अपने कॉलर झटकेगा, यार मैं हूं, मैं शैतान बच्चा हूं, मेरे अंदर शैतानी भरी हुई है, ये क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ा के निकलेगा, उसी स्पीड से नहीं आएगा जिस स्पीड से आ रहा था, ये नहीं उसी पाथ को फॉलो करेगा, नहीं पाथ को नहीं फॉलो करेगा, तुरंत आते क्या करेगा, अब ये धक्का देके निकलेगा, ये लोगों को ढकेलते हुए निकलेगा, रास्ते वास्ते में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा क्या करे, लोगों को धक्का देगा और अपनी स्पीड बढ़ा के निकल जाएगा। मतलब आना तो इस रास्ते से चाहिए था, लेकिन अब शैतान बच्चा है, शैतान बच्चा मतलब अब इसको तो अब इज्जत मिल रही ना यार, रास्ते में लोग कम हैं, तो धक्का मुक्का देके अपने पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगा। ठीक, उस रास्ते जहां पे दबा के लोगों ने रखा था उस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, अब अपने मन के हिसाब से चलेगा, समझ गया। तो ऐसे अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा ले लीजिए, हम मान लेते ऊपर क्या था, वाटर, ऊपर क्या था, रेयर मीडियम, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, और नीचे क्या है, ग्लास, इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोज है इसके पार्टिकल्स, ये क्या है, डेंसर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम वाटर में क्या था कि इसके लोग कम थे, लोग दूर दूर थे, लोग कम भी हैं, तो यहां से क्या होगा, सबको ढकेलते हुए एकदम स्ट्रेट पाथ पे चला आ रहा है, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबको धक्का मुक्की देते हुए निकलता चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, जैसे ही मीडियम, अब यहां पे लोग एकदम पास है, एकदम घनी बस्ती है, घना मार्केट है, अब इसमें शैतानी कर धक्का नहीं दे सकता, अब अगर ये धक्का देगा तो लोग उसको खुद ही धक्का दे देंगे, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरह थोड़ा झुक के चलता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपके पास थोड़े स्ट्रांग लोग हैं, थोड़ा मजबूत लोग हैं, तो आपको झुक के चलना पड़ेगा। तो यहां ये भी क्या हो जाएगी, यहां से चली आ रही थी, लेकिन अपने पाथ को ना फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, थोड़ा सा झुक के चलेगी, थोड़ा सा बेंड होके चलेगी। आपको बेंडिंग फिनोमेना याद रहेगा कि अगर हमारा मीडियम कैसा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो हमारी लाइटें थोड़ा सा झुक के जाएगी उनके रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट भी क्यों कर रहा है, शैतान बच्चा रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, जान रहा है शैतानी करेगा तो अगल बगल से थप्पड़ पड़ जाएगा, अगल बगल थप्पड़ पड़ने के डर से ये झुक के चल रहा है। क्या चल रहा है, झुक के। क्लियर। तो आपको बेंडिंग फिनोमेना क्लियर हो गया कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां तक क्लियर। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किन्हीं लॉस को फॉलो कर रहा होगा, बिना लॉस को फॉलो किए तो फिजिक्स बनी नहीं है। फिजिक्स बनी ही लॉस के लिए है कि कौन कौन से लॉ फॉलो होता है। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन ने भी किसी न किसी लॉ को फॉलो किया होगा। उन्हीं जो लॉस की जो स्टडी है वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए पहला लॉ तो एकदम कॉमन है। पहला लॉ अगर रिफ्लेक्शन का याद हो, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसमें रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो यहां पे क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट रे ये आ रही है, हमको ये पता है जो आने वाली लाइट रे होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, या फिर इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, आपतित किरण। और ये जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल या फिर हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं।
अब लाइट रे को जाना तो इस तरह से चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन, यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन। और ये जो किरण निकल के आती है, जो रे निकल के आती है, इसका नाम क्या हो जाता है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है, हमारा प्लेन चेंज हो रहा है, मतलब ऊपर हम ले लेते हैं एयर और नीचे ले लेते हैं मान लीजिए ग्लास या फिर वाटर, कुछ भी ले सकते हैं जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में पहला क्या लिखा है, मतलब हमारा टॉपिक में क्या लिखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन कितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। लेकिन हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी ये हमेशा हमारे क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के हमेशा लॉयल रहेगी। लॉयल रहने का मतलब क्या है, जिस प्लेन पे हमारा नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है, जिस प्लेन से हमारी इंसिडेंट रे आई है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे कभी उस प्लेन को नहीं छोड़ेगी। कितना ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट रे कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेंड हो जाए, लेकिन बेंड होने के बाद ही पहले वो डिसाइड करेगी हमारा नॉर्मल किस प्लेन पे है, हमारी इंसिडेंट रे किस प्लेन पे है, उसको जाना उसी प्लेन से है, अपनी लॉयलिटी को नहीं छोड़ेगी, अपने प्लेन को नहीं छोड़ेगी। क्लियर। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्या पढ़ा कि जिस हमारा जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, जिस रे पे, जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे होगी, जिस प्लेन पे नॉर्मल होगा, उसी प्लेन पे रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। मतलब ये तीनों हमारा क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। भले ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मैक्सिमम कितना भी ज्यादा डेविएशन हो जाए, लेकिन कभी भी हमारी जो लाइट रे है अपने प्लेन को छोड़ेगी नहीं। क्लियर। तो हम लोग सेकंड देखते हैं। फर्स्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, फर्स्ट हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ा भी है, एकदम सेम वही रूल है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इधर रिफ्रैक्टेड आ जाएगा बस भाई, और कोई दिक्कत नहीं। जो यहां पे मेन चेंज होता है, मेन चेंज क्या होता है, जो हमारा यहां पे मेन चेंज होगा वो सेकंड लॉ में होगा। सेकंड लॉ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। स्नेल के नियम से क्यों जानते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको। स्नेल्स लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये किसने दिया, स्नेल साहब ने दिया था। तो अगर आप ये देखेंगे स्नेल का लॉ क्या है, इन्होंने क्या बताया था, फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट एंड सेम पेयर ऑफ मीडिया द साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब इसमें दो वर्ड यूज है, पहले उन दोनों वर्ड को आप देखिए। यहां पे क्या लिखा है, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइट रे जिसमें केवल मोनो मतलब होता है वन, क्रोमैटिक मतलब होता है कलर, एक कलर की लाइट। हमको ये पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, उसमें किसी आप एक कलर उठा लीजिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब, मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब क्या होता है, वन, एक क्रोम मतलब एक कलर की लाइट। फिर क्या लिखा है, सेम पेयर ऑफ मीडियम, मतलब आपको क्या करना है, मीडियम का पेयर नहीं चेंज करना है, जिस मीडियम से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी मीडियम को कंटिन्यू करना है। ठीक। आगे क्या लिखा था, साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब हमारे पास जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन में ये हमारा प्लेन चेंज हो रहा है। मान लीजिए ऊपर मीडियम क्या था, एयर, और नीचे मीडियम क्या था, ग्लास। तो हम लोगों ने ये देखा था कि लाइट रे आ रही है, लाइट रे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे बेंड हो जा रही है। तो बेंडिंग के बाद यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल आर बन रहा है, इनका जो साइन रेशियो होगा, साइन रेशियो का मतलब साइन के साथ, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉट सब कुछ पढ़ रखा है, तो उनका साइन रेशियो देखना है। मतलब साइन आई, साइन आई का मतलब क्या हो जाएगा, साइन रेशियो ऑफ एंगल आई, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन रेशियो ऑफ एंगल आर। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। लिखने में तो बहुत इजी है, समझने में भी मतलब ऐसा हो जाएगा, लिखना याद करने में बहुत इजी है, लेकिन इसका मतलब क्या निकल के आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं उसको हम। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब ये फिक्स है। फिक्स होने का मतलब अगर हमने ये निकाल रखा है हमारे पास, अगर ये दोनों मीडियम सेम होंगे, एयर और ग्लास में होगा, एयर और ग्लास चाहे हम यहाँ इंडिया में बैठ के करें ये प्रैक्टिकल, चाहे अमेरिका में बैठ के करें, चाहे स्पेस में बैठ करें, कहीं भी बैठ के करें, अगर हमने पहला मीडियम एयर ले रखा है, दूसरा मीडियम ग्लास ले रखा है, तो हर आई के लिए, हर इंसिडेंट एंगल के लिए आर की वैल्यू फिक्स है। आर की वैल्यू क्या है, फिक्स। एज एग्जांपल अगर हम यहां देखते हैं कि हमने यहां पे यही हम प्रैक्टिकल कर रहे थे और हमने यहां पे ऑब्जर्व किया कि हम 45 डिग्री पे अपनी रे लेके आ रहे थे और हमारी लाइट रे 30 डिग्री में बेंड होकर जा रही थी। मतलब 45 अगर आई लेंगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 30। आप सेम पेयर ऑफ मीडिया लीजिए, सेम कलर की लाइट लीजिए, इसी प्रैक्टिकल को स्पेस में कर लीजिए जाके, या फिर अमेरिका में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, किसी भी प्लेस पे कर लीजिए। बस क्या होना चाहिए, सेम पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट होनी चाहिए। तब भी जैसे ही आप एंगल की वैल्यू 45 करेंगे, ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टेड एंगल किस पे चेंज हो जाएगा, 30 पे। मतलब जैसे ही आपने आई की वैल्यू 45 की, आर की वैल्यू कितनी होगी, 30। ये पहले से फिक्स है, हर एंगल के लिए फिक्स है, हर इंसिडेंट एंगल के रिफ्रैक्टेड एंगल पहले से फिक्स है, हर मीडियम के लिए। बस ये होना चाहिए सेम पेयर ऑफ मीडिया, मतलब जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अपने मीडियम को सेम रखना है। प्रैक्टिकल आप कहीं भी करिए, हर एंगल जितनी यहां वैल्यू आएगी उतनी सेम प्लेस पर हर जगह वैल्यू आएगी। क्लियर।
यहां तक क्लियर। तो हम लोगों ने दो लॉज पढ़े, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लॉज ना देख के क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफाइन करने बोलता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का मतलब ये जो सेकंड वाला है, तो हम लोग सेकंड लॉ पढ़ा है, साइन रेशियो ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन रेशियो और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन रेशियो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट। और मजे की बात ये है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, हमने सब हेड में लिखा रखा था ना वहां पे, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन की लॉज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यही कांस्टेंट है। वो क्या है, यही कांस्टेंट जो यहाँ पे एन आ रहा है। पहले इसको म्यू से दिखा देता है, लेकिन म्यू धीरे धीरे चेंज होते होते कहीं ना कहीं ऐसे घिसते घिसाते कहीं ना कहीं अब वो एन बन चुके हैं। क्या बन चुका है यहाँ पे, एन। क्लियर। हम लोगों ने पहला लॉ क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। हम लोगों ने सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन रेशियो ऑफ एंगल साइन और रेशियो ऑफ एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। दोनों का जो रेशियो होगा एंगल आई और एंगल आर का, साइन रेशियो, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसने बताया था, स्नेल जी ने, इसलिए उनके नाम पे आ गया ये स्नेल्स लॉ। क्या नाम हो गया इसका, स्नेल्स लॉ। अगर हमारे यहाँ के कोई साइंटिस्ट होते तो शायद ये स्नेल्स लॉ थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ये नाम नहीं होता, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नाम होता, इजी नाम होता। स्नेल स्नेल तो मेरे ख्याल से अपने नाम नहीं रखे जाते हैं, तो कोई इजी लॉ होता। लेकिन अब ये हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि ठीक है, हम लोग अब आगे प्रोग्रेस करेंगे, आगे नई नई चीजें जोड़ेंगे, उससे हमारे लोगों का भी नाम आएगा। ठीक। अब अगर अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक वहीं से स्टार्ट होगा जहां हमने उसको खत्म किया। हमने क्या बताया वहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या बताया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। लेकिन उतना कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अलग टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर के 1 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, स्पीड के बारे में पूछेगा, तो स्पीड से इनका क्या रिलेशन है वो ये डेफिनेशन में देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब ये क्या है कि हमारी जो लाइट की स्पीड है उसका रेशियो है। अगर मान लीजिए हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो हवा में लाइट की स्पीड और उस मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होगा, हमको पता है स्पीड चेंज होती है, उनका जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए नीचे लिखा भी है, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। एन इज इक्वल टू क्या लिखा है, सी बाई वी, जहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दोनों सेम ही होता है। v इज इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। कई बुक में आपको वेलोसिटी लिखा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट इन द मीडियम। इन द मीडियम का मतलब जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिस मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस मीडियम का, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं। ठीक। जहां पे सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और वी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं। तो दोनों के जो स्पीड का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे आगे क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ टर्म व्हिच टेल्स अस हाउ मच लाइट इज बेंडेड। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक एक टर्म है, एक नंबर है जो हमको ये बताएगा हमारी लाइट रे कितना ज्यादा बेंड हो रही है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, लाइट रे में ज्यादा बेंडिंग देखने को मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू कम है तो लाइट रे में कम बेंडिंग देखने को मिलेगी। इवन कभी कभी ऐसा होता है, आप मीडियम ही मत चेंज करिए। अगर आप मीडियम नहीं चेंज करेंगे तो आप ये बताइए कि दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। हम कह रहे हैं स्पीड ही सेम रहेगी। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 क्या बताएगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं शो हो रहा है। क्लियर। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने जान लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स देखते हैं, और आज का मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक भी होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है फ्री। फ्री मतलब जो किसी भी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब नॉन डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, खुद का होगा ये, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब किसी दूसरे के कंपैरिजन में नहीं निकाला गया, ये खुद की वैल्यू है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, निरपेक्ष। क्या नाम होता है इसका, निरपेक्ष कहते हैं इसको हम। ठीक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब अपवर्तन की परिघटना हो रही हो और अपवर्तन की घटना हो रही हो, रिफ्रैक्शन हो रहा हो, उस ऐसी कंडीशन है कि पहला मीडियम या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो। पहला मीडियम क्या होना चाहिए, या तो एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम हो, मतलब कोई मीडियम ही ना हो।
इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मीडियम का निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ये देख रहे होंगे एयर के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैक्यूम में भी सेम रहेगा। वैक्यूम में सेम रहने मतलब पहले मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर ये पहले मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एब्सोल्यूट है, उससे फ्री है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये खुद का होगा, किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है? जैसे यहां पे लिखा है Ng इज इक्वल टू C अपॉन Vg। इसका मतलब क्या है? Ng का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इज इक्वल टू क्या लिखा है? C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और Vg का मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ऊपर क्या लिखा हुआ था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ये तो अंडरस्टूड होता है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन, अच्छा आपने ये देखा कि हमने क्या बताया था कि ये वैक्यूम भी रहेगा। वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं, मीडियम के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो एयर हो या वैक्यूम हो, मतलब ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये केवल एक चीज पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कि लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे इसको हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक क्लियर है? सेकंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप होता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब क्या होता है? किसी ना किसी संबंध है। संबंध का मतलब ये किसी ना किसी पे डिपेंड कर रही है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है, किसी ना किसी से रिलेट करके निकाली जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब किसी के सापेक्ष निकाली गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। इसमें देखिए क्या लिखा है? इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज नॉट एयर और वैक्यूम। मतलब पहली ही कंडीशन है कि रिफ्रैक्शन हो रहा हो, लेकिन पहला माध्यम ना तो हवा होनी चाहिए, ना तो एयर होनी चाहिए, या फिर वैक्यूम भी नहीं चलेगा। वैक्यूम भी कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए जिसपे लाइट की स्पीड डिपेंड करेगी। तो इस टाइप से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, जो अपवर्तनांक निकल के आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। एक के सापेक्ष दूसरे का, एक के सापेक्ष दूसरे का। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है? देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब ये डिपेंड कर रही है फर्स्ट मीडियम पे भी, सेकंड मीडियम पे भी। यहां तक क्लियर? हमारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसमें पहला मीडियम ना तो एयर होना चाहिए, ना तो वैक्यूम होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पहला मीडियम कुछ और, मतलब कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, बस एयर नहीं होनी चाहिए। और वैक्यूम मतलब ऐसा ना हो कोई मीडियम था ही नहीं। क्लियर? यहां तक डेफिनेशन क्लियर है? अब देखिए इसको हम किससे दिखाते हैं? N/1। क्या लिखा हुआ है? N/1। पढ़ने का तरीका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। 2 पहले लिखा हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में, जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में। और ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये क्या होता है? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। V1 का मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, और V2 का मतलब वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। ये वेलोसिटी का रेशियो तो अभी भी है, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। मीडियम पे डिपेंड करने की वजह से इसका नाम क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक के रिलेशन में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया होता है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कराने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आगे करने हैं हमको। इवन ऐसा होगा कि अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन भी जानना है। तो आज तक की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद की क्लास में आप इसके बारे में न्यूमेरिकल्स होंगे, लेंस से फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो सब आप देखेंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, और जैसा आप प्यार और अपना हमको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जैसा आप प्यार दिखाते हैं, वैसा ही प्यार दिखाते रहें।